नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मिट्टी के महानायक में। पिछले कार्यक्रम में आपके द्वारा मिला गया स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है और इसीलिए इस सप्ताह हम फिर लेकर आए हैं एक और मिट्टी के महानायक की कहानी, मिट्टी के साथ जुड़ी कहानी, मिट्टी के साथ संघर्ष की कहानी और मिट्टी के साथ संकल्प की कहानी। जी हाँ, ये कहानी है नारगोल की। नारगोल समुद्र तट पे बसा हुआ एक खूबसूरत गांव। नारगोल पिछले मिट्टी के महानायक से 1000 किलोमीटर दूर है, परंतु दूरियां किलोमीटर में नापी जाती है, संकल्प में नहीं। ऐसी एक कहानी सुनाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं नारगोल में। एक तरफ समुद्र तट की खारी मिट्टी है तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति का संघर्ष है, एक व्यक्ति का संकल्प है जो कि उस खारी मिट्टी में भी जंगल बो देता है। आइए चलते हैं उस खास व्यक्ति से मिलने के लिए। कहते हैं भगवान ने इंसान को पर नहीं दिए और पक्षियों को घर नहीं दिए, क्योंकि शायद भगवान को भरोसा था कि इंसान चाहे तो पक्षियों को घर दे सकता है। लेकिन अफसोस, विकास की अंधी दौड़ में हमने ठीक इसका उल्टा किया। हमने तोड़ दिए पक्षियों के घर, हमने काट दिए हरे भरे पेड़ और इसी भीड़ में खड़ा था एक इंसान, डॉक्टर राधाकृष्ण नैयर। एक दिन उनकी आंखों के सामने एक पेड़ काटा गया। जमीन पर पड़ा था एक टूटा हुआ घोंसला, फूटे हुए अंडे और पास ही एक पक्षी जो क्रोधित नहीं था, जो डरा हुआ भी नहीं था, वो करुणा से रो रहा था। उसकी आंखों में सवाल था और उम्मीद भी। वो पल डॉक्टर नैयर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने उसी क्षण खुद से एक वादा किया, इसे टूटे घर के बदले मैं सैकड़ों नहीं हजारों घर बनाऊंगा। उन्होंने जंगल उगाने की ठान ली। संघर्ष की शुरुआत। लेकिन जंगल के लिए जमीन नहीं थी, तो उन्होंने अपनी ही जमीन खरीदी। जहां लोग प्लॉट काटते हैं, वहां नैयर ने जंगल बोया। लोग हंसे और ताने देने लगे। किसी ने कहा यह पागल हो गया है, किसी ने परखने के लिए उन्हें बंजर जमीन दे दी, किसी ने खारी मिट्टी तो किसी ने कार्बन से जहरीली धरती। लेकिन मिट्टी के इस लाल को धरती मां ने हर जगह अपनाया। सागर किनारे की खारी जमीन हो या उजड़ी हुई बंजर धरती, जहां दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां नैयर ने हरियाली बो दी। आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास एपिसोड के हीरो, ग्रीन हीरो आर.के. नायर जी को। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। जो पूरी दुनिया है वो तरह तरह के हीरोज के पीछे पागल है। किसी को एक्शन हीरो चाहिए, किसी को रोमांटिक हीरो चाहिए, किसी को कैसा हीरो चाहिए, किसी को पॉलिटिकल हीरो चाहिए। परफेक्ट। ठीक है, परंतु जो सबसे बड़ी जरूरत है वो आप जैसे ग्रीन हीरोज की है। ग्रीन हीरो इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये जंगल उगा देते हैं। ग्रीन हीरो इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेतीली जमीन, जो जमीन किसी काम की नहीं होती, उसे हरा भरा कर देते हैं। आज जिस जगह मैं यहाँ हूँ वो वही जगह है जिसे इन्होंने हरा भरा कर दिया। वहां तक बाद में चले, उससे पहले सर आपसे पूछना चाहूंगा, कहाँ से आई ये प्रेरणा कि जंगल उगा डालूं? लोग तो जंगल काट के वहां पे सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं। यस सर, ये लगभग आज से 13-14 साल पहले जी रोड कंस्ट्रक्शन दौरान बहुत सारे पेड़ काटे गए जी। आपको तो मालूम है, भारत विकास का रास्ता पे चल रहा है जी। विकसन के लिए अच्छे रोड भी चाहिए, तो जी। रोड के काम हो रही थी उस टाइम में, बहुत पेड़ काटे गए। उसमें से एक पक्षी का घर अंडे के साथ उस पेड़ से नीचे गिरा और वो रोता हुआ मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं खाना खाने जा रहा था, मैंने गाड़ी रुका के उधर देखा तो वो पक्षी इतनी रो रही है कि वो नजदीक हम जाने के बाद भी पक्षी इधर उधर भाग नहीं रहा है। फिर वो दिखा रहा है कि नीचे देख, नीचे देख, मुझे देख रहा है और बोल रहा है नीचे देख। तो मैं नीचे ऐसा देख रहा हूँ तो अंडा पूरा स्मैश हो चुका है। ओके। अब फिर उसके बाद मेरे को देख रहा है, मुंडिया ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब मुझे ये महसूस हो रहा था उस टाइम में को पक्षी मुझसे ये पूछ रहा है कि मेरा क्या कसूर है। तो मैंने भी उस चीज को देखा, मैंने बोला आप इस अंडे को फिर से जोड़ के तो मैं दे नहीं सकता जी। लेकिन मैं वो पक्षी से उस टाइम में बात कर, तब से मैंने वो दिन है जिस दिन से मैं पक्षियों से, प्राणियों से, पौधों से भी बात करना शुरू किया।
जहाँ कोई विकास नहीं हो रहा हो, ना आगे तक 500,000 साल तक भी कोई विकास के लिए कोई जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा हो, ऐसी जगह पर इन लोग के लिए मुझे जंगल बनाना चाहिए। तो वो जो खोज है, वो जो सोच है, वो मुझे पूरा एक पर्यावरण के अंदर लेके आकर के पशु पक्षियों के लिए घना जंगल बनाने का एक मोड़ पे लेके आ गया। और ऐसे में भी जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बनेगी, वहां पे जंगल बना रहा हूँ। आर.के. नायर साहब कहते हैं कि विकास कीजिए पर विनाश मत कीजिए, उन लोगों का विनाश मत कीजिए जिनका कोई कसूर नहीं है। पक्षी ने आपको रास्ता बताया कि आपको इधर जाना है, इस आपको तरह इधर जाना है। तो उस दिशा में कहाँ तक बढ़े? खुद की जगह खरीद करके हाँ। एक 1500 पौधे लगा करके एक ट्रायल लिया कि भाई कैसे बना सकते हैं। और वो जो 1500 पौधे पहले लगा करके जो जंगल मैंने बनाया है, वो इतना सुंदर बना, और उसके अंदर पक्षियां घर आकर के बनाना, मधुमक्खी आना, बटरफ्लाई को देखता हुआ, वो सब देखने के बाद फिर मेरा बेचैनी रह नहीं गया कि भाई नहीं, इसको अभी यहाँ नहीं रोकूंगा। फिर मेरे इंडस्ट्री की तरफ का ध्यान कंप्लीटली डाइवर्ट होने लगा धीरे। मेरा बेटा भी बड़ा है तो वो इंडस्ट्री देखने लगा, तो मैंने बोला बेटा तू ये संभाल, मुझे मेरी जंगल चलने दो। तो मैंने जहाँ जहाँ नई हाउसिंग सोसाइटी बनती थी वहाँ बेटा घर संभालने लगा और आप पक्षियों के घर संभालने। तो मैं बिल्डर से बात करता था कि सर मुझे थोड़ा इसमें फॉरेस्ट बनाने का जगह दे दो ना, मैं पौधे लगा करके देता हूँ, पैसा लगाता था। फिर इंडस्ट्री में, फिर लार्ज स्केल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बुलाने लगे कि सर, पत्र में आने लगा। और मीडिया भी स्टार्टिंग से ही इसमें बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको मीडिया हमेशा हाईलाइट करता रहा कि भाई यहाँ पे एक जंगल बनी है, उसमें मधुमक्खी आ गई, आ गई, वो आ गई। तो ऐसे में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाने लगे और वो बड़ा स्केल में पहुंच के आज वहां तक पहुंच गया कि विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट भारतीय होकर के मुझे गर्व है कि मैंने बनाया। आज भारत के अलग अलग राज्यों में 130 से ज्यादा सघन वन, 40 लाख से ज्यादा पेड़ उनकी तपस्या की पहचान है। जहां कभी धूल उड़ती थी, आज वहां पक्षियों की चहचहाहट है। कभी जिन्हें लोग पागल बाबा कहते थे, आज वही बाबा ग्रीन हीरो ऑफ इंडिया कहलाते हैं। पद्धति जापान की है पर विश्व में सबसे ज्यादा उसे विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट, और वो भी ड्राई रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, ड्राई प्रदेश है कच्छ। हमेशा लोग कच्छ को ड्राई प्रदेश बोलते हैं। और वो भी मुझे सौभाग्य मिला कि वो 2001 का भूकंप में जिनकी मृत्यु उनके नाम के लिए, उनकी याद के लिए एक यादों की जंगल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बनाने का सपना लिया था, उसको पूर्ण करने का मौका मुझे मिला है, यहाँ पर मैंने बनाया। चलिए, बहुत ही भावुकता के साथ आपने इस काम को शुरुआत की कि एक पक्षी का घर टूटा हुआ देखा। जब आपने अपना एक जंगल बनाया और उसमें जब सबसे पहला घोंसला किसी का बना होगा, तब आपको लगा कि याद आई कि मैंने अपना कम से कम पहला काम शुरू कर दिया? जितने भी पक्षियों के घर में देखता हूँ, उसके अंदर अंडे देखता हूँ और उसमें पक्षी बड़ा हो करके वो छोटे पक्षी माँ आने के इंतजार करके, मेरे पास बहुत सारे वीडियो और फोटोस है, वो चोच ऐसा कर करके मैं नजदीक जाता हूँ मोबाइल से फोटो निकालने के लिए, तो पौधा हिलता है तो वो उसके अंदर से चिक 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 करके बाहर करके आता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं। आज मुझे कोई लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरा 32 लाख बच्चे हैं, मैंने 32 लाख पौधे लगा दिए, इसलिए 32 लाख बच्चे हैं। और उसके साथ बहुत सारे प्राणी पशु पक्षी जो गिना नहीं है, इतनी जो डेवलप हो चुकी, वही भी मेरे परिवार है। इसके लिए पूर्ण रीति से वसुदैव कुटुंबकम का जो शब्द है, जो उसके जो अर्थ है, उसके डीप जितना अर्थ है, वो अर्थ के साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। नायक साहब, जब आप किसी जगह पे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, एक बिल्डिंग नहीं है कि जिसमें आप पहले दिन आपको 1 मंजिल बन गया, दूसरे दिन 3 मंजिल गया, या ज्यादा लेबर लगाया तो ज्यादा जल्दी काम हो गया। तो बहुत पेशेंस का काम होगा। कितने साल आपको लगते हैं कि एक जंगल को जंगल के रूप में देखने में? सर इसमें ऐसा है कि इस मेथड में करने के लिए पहला तो मैं चैलेंजिंग एरिया में करता हूँ। चैलेंजिंग एरिया में मतलब जहाँ लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं बनेगा। अभी जैसे जहाँ हम अभी बैठे, एक खारा लैंड है जी, इसको मालवन बीच बोलते हैं, सोनेरी खाड़ी बोलते हैं, बिल्कुल दरिया की देखी पारी की आवाज आपको जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। पूरा खाड़ी है, मतलब यहाँ लोग, बाजू में एक स्मशान है तो बॉडी बरी करने के लिए आते हैं, अन्यथा यहाँ कोई आते नहीं। तो ये जगह पर करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आती है कि लोग बोलेगा खारा मिट्टी में करना है और सैंड है, खारा हवा है, खारा पानी है और दरिया तो सबसे ज्यादा हवा का फोर्स होगा जी, तो कैसा होगा। तो ऐसी जगह में हमको पहले जा करके धरती को देखना पड़ता है। फिर वहाँ मेरे एक धरती के साथ एक संवाद होता है जी, जैसे आपका खेडूत के साथ एक अखंड संवाद हुआ इसी तरह मेरा धरती के साथ एक संवाद होता है। मैं धरती को वहां जाकर के पहले पूछता हूँ कि मैं यहाँ जंगल बना लूं,
वो मुझे बोलते बना डालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यस, फिर मैं उसको बाकी सारे स्टडी कर लेता हूँ। फिर जेसीबी से सॉइल ओपन का व्यवस्था, बायो मिक्सर्स डालना, लोकल से लेबर को लेना, पौधों को मंगाना, पौधे लगा करके जंगल बनाना। उस टाइम में मुझे कभी ऐसा वो चैलेंज भी आती है कि पौधे यहाँ जब भी लगा रहा हूँ, क्या मैं इस वैरायटी की पौधे यहाँ लगाऊं तो वो उगेगा? तो धरती मुझे बोलते है, तो कुछ भी लाके लगा, मैं सब तेरे को उगा के दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके काम की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके प्रयासों को सम्मान दिया। आनंद महिंद्रा ने कच्छ के रण में उनके द्वारा उगाए गए जंगल को ट्वीट कर सराहा। जिस दिन आपने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ प्रकृति की सेवा में लगूंगा, आपके लिए अच्छा था, प्रकृति के लिए अच्छा था, पर आसपास के लोग, सोसाइटी, घर वाले, रिश्तेदार, इनके शब्द क्या थे वो मैं जरूर सुनना चाहूंगा और बिल्कुल सच सच सुनना चाहूंगा। ये सर, इसमें मेरे घर वाले जो है वो मुझे पूरा सहकार दे रहे थे, जी। क्योंकि मेरा वेशभूषण ही ऐसा था और प्रकृति के प्रति मेरा ध्यान बहुत था। मैं प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करता हूँ, उससे पहले से नहीं कर रहा हूँ, काफी टाइम से नहीं कर रहा हूँ। फिर पानी कहीं दिखता है तो मैं जाके फोटो खींचना, देखना, मछलियों को देखा तो मछलियों की मैं पिक्चर निकालना, गाँव में जाता है तो ज्यादा जाकर के जंगल में बैठना, ये सब वो लोग देखते थे। तो उनका सहकार तो था कि भाई कर रहा है, लेकिन एक सोच ऐसा भी रहता था कि इंडस्ट्री छोड़ करके ऐसा जा रहे तो ये तो गड़बड़ वाला काम तो नहीं है। अभी समाज की अगर बात करूँ तो समाज में तो बहुत सारे लोग बोले नहीं, ये तो बहुत लोग पौधे लगाते, वैसा ये भी लगा रहे हैं। बोले नहीं क्या होगा, अरे फिर घना ऐसा लगाता हूँ तो सब बोले अरे 2-2 फीट में थोड़ी पौधे लगता है, ये तो पैसा वेस्ट कर रहा है, वो कुछ काम धंधा नहीं। विजिट के लिए आए थे तो डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए थे, वो उतर करके उन्होंने एक शब्द बोला, आज भी मुझे याद है और उसके बाद कुछ पत्रों में भी वो छपा है कि ये तो पागल आदमी है, दरिया किनारे थोड़ी जंगल बना सकता है, ये तो किसी का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये पागल आदमी। तो मैंने किसी जगह इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने बोला था कि पागल ने बनाया जंगल, अगर देखना है तो दरिया किनारे नारगोल जाना। एक पागल ने एक जंगल बनाया है, मैं दूसरा कोई नहीं हो, मैं हूँ। तो बाद में पेपर में आर्टिकल भी आई थी कि पागल ने बनाया हुआ जंगल, आज 1 साल बाद देखो कैसा दिखता है। तो ये चीजें तो आज भी, ऐसा नहीं कि उस टाइम में ऐसा हुआ, आज भी विरुद्ध बोलने वाला लोग बहुत मिलते हैं। बोले ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा पूछने वाला लोग है जो नहीं देखा हो, एक बार आकर के देखते तो बोलते हैं हाँ वाह। जैसा भी एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने देख करके स्मृति वन में एंट्री मारा, देखते ही उतरते ही उन्होंने बोला वाह, देयर इज नो वर्ड्स फॉर दिस। कौन बनेगा करोड़पति में भी उन्हें विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। डॉक्टर नैयर मियावाकी पद्धति से सघन वन उगाते हैं, एक ऐसी विधि जिसमें 20-30 साल का जंगल सिर्फ 2-3 साल में खड़ा हो जाता है। जापान की ये तकनीक भले ही विदेशी हो, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मियावाकी वन डॉक्टर नैयर ने ही उगाए हैं। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि धरती बनना बहुत सरल है, मुश्किल है बादल हो जाना। समझदार तो हर कोई होता है, पर मुश्किल है पागल हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल आर.के. नायर साहब बिल्कुल पागल होकर जब इस तरह से लगे, तब जाकर आज धरती का कुछ भूभाग जिसे कहते हैं ना, बहुत कम अभी है, लेकिन परंतु कहते हैं कि जो कोशिश है वही आगे जाके साकार होती है। सर, बार बार हम एक पद्धति की बात करें, एक मेथड की बात कर रहे हैं, जापान की मियावाकी जो पद्धति है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि वो क्या है। सर, ये घना वन बनाने का, सघन वन बनाने की एक पद्धति है जी। मट्टी को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जहाँ कुछ भी नहीं है जी, देखो पौधे जहाँ लगी है, जंगल है दिख रहे, प्राकृतिक जंगल जो आपको दिख रहे, सह्याद्री पर्वत दिख रहा है, ये सारे हैं, उसको संरक्षण करने की जरूरत है। वो भी कुछ बड़े पेड़ 400-500 साल पुराने हो जाते हैं, कुछ नष्ट होते हैं, कुछ नया बनते हैं। लेकिन आज भारत जिस विकास के रास्ता ले रहे हैं, उस विकास के रास्ते में बहुत सारे पर्यावरण के नष्ट भी हो रहे हैं जी। उसके सामने इसको कैसा तैयार करना है, जहाँ कुछ नहीं है वहां तैयार करना है, तो उसको सॉइल प्रिपरेशन करना, फिर उसके बाद अभी आपने जो लेके कि मियावाकी मेथड क्या, जापानीज तंत्रज्ञान यही है कि भाई सॉइल को 1 मीटर तक ओपन कर लो, एंटायर एरिया को, समझा आप 1 लाख पौधे लगाना चाहते हो 7 एकड़ 8 एकड़ में, और उसके बाद उसमें गौमूत्र और ऑर्गेनिक बायो मिक्सचर्स उसमें डाल दो, कंपोस्ट हो गया, ये सारे चीज उसमें डाल दो, कोकोपीट डाल दो, राइसस डाल दो। मट्टी में कितना क्या, कौन सा गात्र में कितनी जरूरत है, वो मट्टी कितना फलवत्ता वाला मट्टी है। कोई मट्टी आपको मिलेगी कि बाजू में केमिकल बहुत यूज किया होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी वजह से वहां पे मट्टी पूरा नाश हो चुका होगा।
जिसको पैरालाइटिक मट्टी हम लोग बोलते हैं, नपुंसक मट्टी बोलते हैं, उसको आपको रीजनरेट करना, अच्छा करना है तो गौमूत्र वगैरह यूज करो, उसको अच्छा करो। उसके बाद पौधे लगाते वक्त सारे गौमूत्र में डुबा हुआ पौधे को उसमें लगाना है। फिर पौधे जब लेते वक्त 1 फीट से लेकर के 3 फीट के अंतर तक का छोटे पौधे आपको सीडलिंग से जो डेवलप किया ऑर्गेनिकली वो लेना है। और श्रब्स, फ्लावर्स, टिम्बर, फ्रूटिंग, कैनोपी कैटेगरी, 5 कैटेगरी को लेकर के आपको प्लांट्स लगाना। जैसे अभी मैं अपन बैठे, इसके बाद ये मीठी इमली है, ये फ्रूटिंग वाला है, वो बाजू आमला है, वो फ्रूटिंग वाला। उसके बाद पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको सरू दिखेगा, अर्जुन दिखेगा, टीक दिखेगा, सारे टिम्बर कैटेगरी। फ्लावर्स कैटेगरी भी बहुत सारे इसके अंदर है, अमलतास है वो फ्लावर आता है, उससे छोटा फ्लावर वाले भी बहुत सारे इसके अंदर पड़ा है। सीताफल है, बहुत छोटा है, श्रब्स में आता है। अलग अलग वेराइटी को लेकर के केवल 2 फीट का डिस्टेंस, एक पौधे से दूसरा पौधा आप देख लीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 फीट है, उससे ज्यादा दिखेगा 1.25 से 2 फीट। ये दरिया किनारा हमने इनसेल इसको 1.5 से 2 फीट के अंतर में लिया, कहीं के 1.25 ऐसा पौधे लगाने हैं। उसके बाद ड्राई ग्रास से इसको मल्चिंग करना। अभी जो मल्चिंग आपको दिख रहा है, ये मल्चिंग जो है नेचुरल है, नेचुरली जो पत्ते हैं ना, ये देखिए ये पत्ते सूख करके नीचे गिर करके हमको हमारा कार्बन एब्जॉर्प्शन किया, हमें ऑक्सीजन दे करके वो थक के गिर गया, उसकी खुद की मल्चिंग बन गई। लेकिन हम पौधे जब छोटा लगाते उस टाइम में तो आपका मल्चिंग रहती नहीं, हमें ड्राई ग्रास से मल्चिंग करना पड़ता है। वो मल्चिंग करके फिर फवारा से स्प्रिंकलर आपको पीछे देखने को मिलेगा, अगर आपने पीछे बराबर उससे हमको इसको पानी देना है। दिन में 2 बार स्टार्टिंग में देते हैं, उसके बाद फिर दिन में 1 बार फवारा से देते हैं। ऐसा 3 साल तक इसको पानी देना है। और जो पौधे गिर सकता है ऐसा लगेगा तो उसको बाम्बू स्टिक का सपोर्ट देना है। और उसके बाद 3 साल बाद इसको पानी देने की जरूरत है। ये सेल्फ सस्टेनेबल फॉरेस्ट हो जाता है। इसके अंदर ये खुद से अपना बारिश का पानी को जमा करेगा, बहुत सारा जीव राशि इसमें अपने आप तैयार हो जाएगा और ये घना जंगल। तो एक घना वन बनाने की एक पद्धति है, उसको मियावाकी पद्धति। बाकी कुछ भी इसके अंदर जापान से नहीं। मैंने भारत के हिसाब से, भारत का भौगोलिक इतिहास के हिसाब से, यहाँ का वातावरण के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस इसमें मैंने किया। पुलवामा हमले में शहीदों की स्मृति में लगाए गए 40,000 पेड़ आज एक जीवित स्मारक हैं। यहां शहादत सिर्फ याद नहीं की जाती, यहां जिंदगी उगाई जाती है। हमारी वाली जो पीढ़ी है उस पर एक इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम ये है कि हमने हमारे बुजुर्गों से एक बहुत खूबसूरत वातावरण लिया था विरासत में। बहुत बहुत अच्छे जंगल थे, बहुत अच्छे पेड़ थे, हमारे सब घरों में असली वाली घास होती थी। पर हम लोग अपनी पीढ़ी को जो दे रहे हैं वो प्लास्टिक की घास दे रहे हैं, कंक्रीट का जंगल दे रहे हैं। तो उससे में आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बाकी लोग क्या उसमें आपकी मदद कर सकते हैं? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। मेरा धरती, मेरा अभिमान, उनके अंदर एक रहता था कि मेरा अभिमान है, मेरा धरती गंदा नहीं होना चाहिए। नदियों में उतर करके वो पानी पीते थे ऐसा। जी। आज मुझे एक भी नदी आप ये बता दीजिए कि जिसमें उतर करके ऐसा पानी पी सकता हूँ? नहीं पी सकते। मैंने मेरा पिताजी को पीते हुए देखा है, मैंने उनके साथ पिया हूँ। तो नदी में उतरते थे स्नान करने के लिए, पहला 3 बार पानी कुर्सी में इसे उठा के ऐसा डाल देते थे, चौथी बार ऐसा पी लेते थे। मैं उन्हीं को कॉपी करता था। उसी नदी में आज मैं जाता हूँ तो मैं नहीं पानी पी सकता। ये अवस्था आज उधर से लेकर के इधर तक हम लोग देख रहे हैं। तो वो लोग पर्यावरण को बहुत ध्यान देते थे और उस काल में प्लास्टिक की इतनी उपयोग होती नहीं थी। कोई भी चीज आप लाते थे तो घर पे हम लोग लाते थे। तो अभी हम लोग तो मच्छी मटन खाने वाले लोग हैं, है ना, मांसाहारी से आता है। तो पिताजी मच्छी लाते थे तो मुझे आज भी याद है, मैं बच्चों को बोलता हूँ, पत्ते में बांधा हुआ आता था। और पत्ते में भी नेचुरल रस्सी होती है, वो कैक्टस की रस्सी बना हुआ होता था, उसमें बांध करके ऐसा लाता। टीक वुड की ज्यादा करके पत्ते आते थे। और एक मकरंगा करके एक पौधा है, उसके पत्ता सबसे, क्योंकि उसका पत्ता सबसे बड़ा होता है। आज भी केरला में बहुत मिलते हैं, यहाँ भी महाराष्ट्र बेल्ट में आएंगे तो आपको मकरंगा उस पत्ते में आते थे। वेजिटेबल लाते थे तो वो कपड़े की थैली में सबसे ज्यादा तो उस टाइम में उसमें लेके आता था। नहीं तो नेचुरल कोई भी चीज, जैसे सुपारी का पान है उसमें लेके आते थे, ऐसे ही ज्यादा था। पेपर में बांध के आती थी, ऐसे आता था। प्लास्टिक का यूज उतना था नहीं। धीरे धीरे क्या हो गया, अभी के जो लोग हैं, पहला तो शॉर्टकट बहुत चाहिए। जी बिल्कुल। उसके चक्कर में हर चीज पहुंच बनने लग गया, पहुंच में आने लगा। खाओ फिर आप फेंक दो, पियो फिर आप फेंक दो। धरती को केयर हम लोग नहीं कर रहे आज की। बोलो पिताजी का लगा हुआ एक पेड़ है इतना बड़ा, क्या इसे देख लिया, जाड़ा है, किसी को दिखा दिया, बोले आप दे देता हूँ ना, 4 लाख रुपए दे देता हूँ, काट के लेके जाता। बस काटा तो 4 लाख मिल रहा है, काट के दे दो। लेके गया, बोला क्या लगाएंगे? बोला नहीं यार पत्ता गिरता है, पत्ते। मैं आपको जो अभी आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग बोले यार इतना पत्ता कौन झाड़ू कौन मारेगा रोज उठ के, काट दो तो कोई झाड़ नहीं। बोला पेवर ब्लॉक लगा, पेवर ब्लॉक लगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कार पार्क कर दो, कोई पत्ते गिरने वाला नहीं। अभी भी सर आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी के बंगले के पास मुझे अगर छोटे पौधे लगाने के काम रहता है
तो लोग मुझे बोला जाता है आप क्या पौधे लगाएंगे बताइए, वो जामुन मत लगाना। बोला क्यों? बोले वो जामुन नीचे गिरेगा तो काला मेरा काला पेपर होता है। में पूरा वो नीला नीला कलर हो जाएगा। हाँ। और बोले साहब ज्यादा पत्ता गिरता है ना वाला पौधे मत लगाना। तो क्यों? बोले झाड़ू मारने कौन आदमी रखे। तो मैं उनको बोलता हूँ सर आपको ये पता है कि वो पत्ते क्यों गिर रहे हैं? आपको ऑक्सीजन दे के आपका कार्बन लेके हमारा ही बनाया हुआ टॉक्सिक एयर लेके थक के बुढ़ा होके नीचे गिर रहा है। बहुत बड़ी चेंज अभी जो लोगों ने किया है उसी का ही नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। टेम्परेचर देखिए हर साल 1 डिग्री की बात चल रहा है, आता 10 साल बाद 1 डिग्री नहीं 2 से 3 डिग्री बढ़ते जाएगा और इंसान को धरती में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंद्रलोक में जगह ढूंढ रहे, अभी सोचा कि चंद्र में जगह ढूंढ के कम पड़ गया तो सूर्य में भी जगह ढूंढने को कोशिश चालू की, वहां भी रह सकते हैं कि नहीं रह सकते सोच रहे। हकीकत में वही हालत होगा कि सूर्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सूर्य खुद ही इधर आकर के तुमको चला जाएगा। ये हालत अभी होने वाला है। जब डॉक्टर नैयर अपने लगाए जंगलों से गुजरते हैं तो पक्षियों की आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे कह रही हूं धन्यवाद, अब हमारे घर सुरक्षित हैं। आज उन जंगलों में लाखों पक्षी रहते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर नैयर उस एक पक्षी को कभी नहीं भूल पाते जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, मिट्टी के महानायक में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी और मिट्टी के महानायक के साथ, किसी और संघर्ष की कहानी के साथ, किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि पर्यावरण के लिए लगातार लड़ रहा है खामोशी से, क्योंकि ये खामोशी बदलाव का प्रतीक है।